Antarctica melts. थ्वेट्स जो कि एंटार्क्टिका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है, जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी बोलते हैं। यूरोपियन नेशन ब्रिटेन के साथ जितना बड़ा ये ग्लेशियर एंटार्क्टिका के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है एंड सैटेलाइट डेटा के अकॉर्डिंग ये पूरे एंटार्क्टिका का फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर है। ये ऑलरेडी हर साल हो रहे वर्ल्ड सी लेवल राइज का 4% का पार्टनर है एंड ये ऐसे अगर पूरा मेल्ट हो गया तो वर्ल्ड सी लेवल में हम लोगों को 0.5 मीटर का राइज देखने को मिलेगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द मेल्टिंग ऑफ आइस इन एंटार्क्टिका? And Antarctica is constantly transforming. In summer, it melts. In winter, it builds back up again. एमंडसेन सी से टच वेस्ट एंटार्क्टिका की उन जगहों में से कि जहाँ की स्नो रैपिडली मेल्ट हो रही है एंड पिछले काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट का मानना था कि क्लाइमेट चेंज इकलौता फैक्टर होगा वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस मेल्टिंग के पीछे। बट इस बात का कोई प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है बिकॉज ये बात तब कही गई थी जब साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका से कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं किया था। मतलब ना कोई साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर उधर गया ही नहीं था एंटार्क्टिका, तब उन्होंने ये अंदाजा लगाया था उससे पहले कि क्लाइमेट चेंज इकलौता फैक्टर होगा एंटार्क्टिका की आइस मेल्टिंग के पीछे। बट ये इश्यू टाइम के साथ साथ क्रिटिकल होता गया बिकॉज वेस्ट एंटार्क्टिका की जो आइस है वो पर ईयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेल्ट हो रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न था। सो इस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए यूके एंड यूएस की एक जॉइंट टीम बनाई जाती है जिसको एंटार्क्टिका भेजा जाता है रिसर्च करने के लिए। और वहाँ पे काफ़ी दिन तक रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने ये पाया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विंड पैटर्न्स में कुछ चेंजेस है एंड विंड पैटर्न्स से चेंजेस आने के कारण वहाँ पे जो ओशन का डीप वार्म वाटर हुआ करता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस के साथ, जिसके चलते आइस मेल्ट हो रही है। अब ये ओशंस वार्म डीप वाटर क्या है? बेसिकली ओशंस की जो ऊपर की लेयर हुआ करती है वाटर की वो कोल्ड हुआ करती है एज कम्पेयर टू इट्स मिडिल एंड डीप लेयर। सो जब भी विंड पैटर्न्स में चेंज आएगा तब जो वार्म डीप वाटर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा एंटार्क्टिका की आइस से। बट इस सीजन पर भी काफ़ी सवाल होते हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि एंटार्क्टिका में पूरे अर्थ का 60 to 70% फ्रेश वाटर है जो कि स्नो की फॉर्म में अवेलेबल है। एंड स्नो भी 2 टाइप्स की हुआ करती है, सी आइस एंड लैंड आइस। और अगर एंटार्क्टिका की पूरी सी आइस मेल्ट हो गई तो वर्ल्ड सी लेवल में कुछ ज़्यादा राइस देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर लैंड आइस मेल्ट हो गई तो काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक। सो क्लाइमेट साइंटिस्ट का पिछले काफ़ी डिकेड से मानना था कि वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस के साथ कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज वहाँ की आइस मेल्ट होना एक अपने आप में रहस्य मिस्ट्री है। और ये बात अपने आप में मिस्ट्री इसलिए है बिकॉज जब साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च करने गए थे एंटार्क्टिका में तो वहाँ पर उन्होंने फील किया कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड है, कि उस टेम्परेचर में तो आइस मेल्ट हो ही नहीं सकती बिकॉज उस आइस को मेल्ट होने के जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं बल्कि उससे काफ़ी कम टेम्परेचर है, तो आइस मेल्ट होने का तो नाम ही नहीं बनता। सो इस फैक्ट से तो ये पता चलता है कि ओशन इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड द मेल्टिंग ऑफ आइस इन वेस्ट एंटार्क्टिका। और ओशन में मतलब है ओशन का डीप वार्म वाटर। बट ये फैक्ट भी कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया बिकॉज ओशन की जो टॉप लेयर वो अभी भी इतनी कोल्ड थी कि अगर वो एमुंडसेन सी के थ्रू वेस्ट एंटार्क्टिका के आइस के साथ कांटेक्ट में आ जाती है फिर भी वहाँ की स्नो को नहीं मेल्ट कर सकती। बट जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में पहले बताया था कि बात तो ओशन के डीप वार्म वाटर की हुई थी, तो इसका आंसर भी इन्होंने दिया था कि जो ओशन का डीप वार्म वाटर है वो कभी कभी या फिर बोल सकते बहुत कम बार ही एमुंडसेन सी के थ्रू वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस के कांटेक्ट में आया और उसमें भी वो वेस्ट एंटार्क्टिका के 2 बड़े ग्लेशियर थ्वेट्स एंड पाइन आइलैंड के नीचे से निकल गया। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के आइस ओशन साइंटिस्ट पॉल हॉलैंड का तो ये मानना है कि जो ओशन का डीप वार्म वाटर है वो पिछले कई हजारों सालों से वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस के साथ तो कांटेक्ट में नहीं आया। एंड इन्होंने ये भी कहा था कि वेस्ट एंटार्क्टिका वाले रीजन का जो पानी है मीन्स एमंडसेन सी का जो वाटर है वो इतना ज़्यादा पुराना और इतना ठंडा है कि बाहर की ग्लोबल वार्मिंग का इधर के पानी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और इतना ठंडा है कि यहाँ की आइस तो मेल्ट होने से रही। सो इस पूरी बात का ये ओवरव्यू निकलता है कि जो एमंडसेन सी का वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एंड कोल्ड है, कि वहाँ की जो कंडीशन है उसको एकदम सूटेबल बैठ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इस वाटर को कोई अफेक्ट कर रहा है तो वो है उसके पास का ओशन का वाटर। ओशन का वाटर ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्टेड है और वो थोड़ा गर्म भी है एज कम्पेयर टू एमंडसेन सी के वाटर से। एंड जो ओशन का वार्म वाटर है वो जब भी एमंडसेन सी के कांटेक्ट में आएगा तो वो एमंडसेन सी में मौजूद एंटार्क्टिका की स्नो को मेल्ट कर सकता है।
बट जैसा कि पॉल हॉलैंड का कहना था कि वहाँ पे हजारों सालों से ओशन का वार्म वाटर अमेंडन सी के कांटेक्ट में आया ही नहीं है। सो अब हॉलैंड एंड उनकी टीम के सामने एक क्वेश्चन आता है कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट ओशंस डीप वाटर। सो वेस्ट एंटार्क्टिका के आइस मेल्टिंग एंड इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पॉलैंड और उनकी टीम चल जाती है एंटार्क्टिका रिसर्च करने के लिए। एंड उन्होंने रिसर्च के दौरान सबसे पहले सैटेलाइट की मदद से 1920s के बाद से वेस्ट एंटार्क्टिका के ऊपर के विंड पैटर्न्स को एनालाइज किया एंड देखा कि इन विंड पैटर्न्स के चलते कोई इम्पैक्ट तो नहीं बढ़ रहा है वह एमंडन सी के ऊपर फ्लो हो रहे ग्लेशियर्स पर। एंड उन्होंने इस रिसर्च से ये पाया कि पिछली 1 सेंचुरी में वेस्ट एंटार्क्टिका के ऊपर की जो विंड पैटर्न्स है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं और ये रीज़न था वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस मेल्टिंग के पीछे। एंड उनकी टीम का ये दावा था कि 1920s के दौरान जो विंड्स थी वेस्ट एंटार्क्टिका के ऊपर की वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती, जो कि वार्म ओशन वाटर को एमंडन सी की तरफ आने से रोकती। एंड आज के समय में जो वेस्ट एंटार्क्टिका के ऊपर की जो विंड्स है वो फ्लिप फ्लॉप पैटर्न में फ्लो करती है, मीन्स कभी ईस्ट में तो कभी वेस्ट में। बट आज के समय में वेस्ट एंटार्क्टिका के ऊपर की जो विंड्स है वो फ्लिप फ्लॉप पैटर्न में फ्लो करती है, मीन्स कभी ईस्ट साइड में फ्लो करेगी तो कभी वेस्ट साइड में फ्लो करेगी। एंड जब हवा ईस्ट में फ्लो करती है तब जो वार्म वाटर की रिवर्स हुआ करती है वो एमंडन सी में आके मिक्स हो जाती है एंड आइस को मेल्ट कर देती है। एंड जब हवा वेस्ट में फ्लो करती है तब वो डीप वार्म ओशन वाटर को दूर रखती है एमंडन सी में आने से, जिससे जो एमंडन सी में जो बने हुए ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट नहीं होते। और इन्होंने ये कहा कि जो क्लाइमेट चेंज में शिफ्ट देखने को मिल रहा है इसके पीछे का रीज़न है अर्थ के ऊपर की जो विंड्स है उनका फंडामेंटल तरीके से वर्क करना टू रिस्पॉन्ड ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज पृथ्वी की जो सतह है वो समय के साथ साथ गर्म होती जा रही है। सो ये थी पॉल हॉलैंड की वेस्टर्न अंटार्कटिका की आइस मेल्टिंग के ऊपर रिसर्च, जिसको दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एकदम एक्यूरेट एंड करेक्ट भी माना। रिचर्ड एलाई जो कि खुद एक जियो साइंटिस्ट है एंड वो भी अंटार्कटिका के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि ह्यूमंस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एंड वेस्टर्न अंटार्कटिका की बर्फ़ का पिघलना एंड सी लेवल का बढ़ना वो नेचर का रिप्लाई है ह्यूमैनिटी को। थ्वेट्स एंड पाइन आइलैंड्स जो कि अंटार्कटिका के 2 बड़े ग्लेशियर्स है उनकी जो आइस की लेयर है वो टाइम के साथ साथ थिन होती जा रही है। सो नाउ ऑन वेरी सीरियस नोट, अंटार्कटिका का जो फ्यूचर है वो अब ह्यूमंस के हाथों में, ह्यूमैनिटी के हाथों में। इस ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट को अर्थ पर से मिटने से बचाना है। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अगर ह्यूमंस ने ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम नहीं किया तो बाय 2100 अंटार्कटिका के ऊपर की जो विंड्स है वो ओनली ईस्ट की तरफ ब्लो करेगी, मीन्स पूरा जो डीप वार्म ओशन वाटर है वो एमंडन सी में मिलकर पूरे अंटार्कटिका को मेल्ट कर देगा। एंड मेजर सिटीज लाइक लंदन, न्यूयॉर्क एंड मुंबई ये हमेशा के लिए पानी के अंदर समा जाएगी। एंड आइस ओशन साइंटिस्ट टॉड का मानना है कि अब ह्यूमैनिटी को कुछ सीरियस एंड अर्जेंट एफर्ट्स लेने होंगे अंटार्कटिका के ऊपर।